हेलो बच्चों, देखिए हम लोगों ने फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, उसमें पहले पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को एक वीडियो में तैयार करके स्टडी किया है और उसका सेकंड पार्ट जो होगा उसको भी हम लोग एक वीडियो में ही कैपेसिटेंस को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस के लिए एक वीडियो जो बनाने चल रहे हैं हम लोग, उसका पहले बेसिक कंसेप्ट लेते हैं, कंडक्टर से शुरू करते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर्स, इसका बिल्कुल बेसिक नॉलेज तो यही है कि ऐसा मटेरियल जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं, बहती है, उस मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। अगर हम मेटल की बात करें तो कोई मेटल है वह बहुत से एटम से मिलकर के बना होता है। ये मान लीजिए ये एटम है, एटम्स, और हर एक एटम्स तीन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके सेंट्रल पोर्शन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, सेल्स जिसे कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। जो सबसे पास का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण वह इस न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होता है। इसलिए न्यूक्लियस के पास का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंधे होने के कारण उसको नाम दिया जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको कि वैलेंस शेल बोलते हैं और उसे उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, वह मेटल में बात करें तो वह इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इस एटम से अलग हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से अलग हो गया, मान लीजिए यह अलग हो गया, वो अलग होकर के ये मेटल का जो बॉडी की बात कर रहे हैं, इसमें एटम के बीच में जो खाली स्थान होता है जिसको इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं, इस स्पेस में ही यह इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यह इधर उधर रैंडमली मूव करता रहता है और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि वह एटम चाहे वह मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, लेकिन जो एटम पॉजिटिवली चार्ज है वह अपनी पोजीशन में बना रहता है, स्टैटिक पोजीशन में ही बना रहता है। अब किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट में इतनी ही एरिया में अगर हम बात करें तो जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेट चार्ज जीरो ही बना रहता है। कहां? किसी भी छोटे से एरिया, इसका मतलब हम पूरी मेटल की बात करें तो पूरा मेटल न्यूट्रलाइज होता है। हर एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा, उससे निकला हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव, दो निकल गया तो दो पॉजिटिव चार्ज। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वे ही मटेरियल कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे ही चार्ज को कैरी करके इधर उधर प्रवाहित करते हैं चार्ज को, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर भी बोला जाता है। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करें अगर हम, लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, पॉजिटिवली आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस वे मूव करते हैं। अगर इस मेटल को लेकर के बात करें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या इससे बाहर भी निकल जाते हैं? नहीं, जनरली बाहर नहीं निकलते हैं, निकाले जा सकते हैं। अगर हम किसी विधि द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल से ही बाहर निकाल दें तब ये पूरी बॉडी अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज। अगर ये निकल करके मान लीजिए निकले ना किसी दूसरी बॉडी से इस पर आ जाए, इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए
तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। यह कंडक्टर की बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं, और ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी वॉल्यूम में नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करने पर ही चार्जिंग की बात करेंगे। अगर हम इसको चार्ज कर दिए तो जो भी चार्ज होता है, तो हम लोग न्यूट्रलाइज की बात करें, न्यूट्रल है एटम, न्यूट्रल एटम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पर जो चार्ज होता है इसके भीतर इनसाइड नहीं मौजूद रहता है। मेटल में जो भी चार्ज होगा वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसके सरफेस पे ही बना रहता है। मतलब अगर हम किसी मेटल बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज इनसाइड न होकर के आउटर सरफेस पे ही फैला होता है। निगेटिवली चार्ज करें चाहे पॉजिटिवली चार्ज करें, और यूनिट एरिया पर मौजूद चार्ज को, चार्ज मान लीजिए Q है टोटल चार्ज, और इसकी टोटल सरफेस एरिया A है, तो यूनिट एरिया पर जो चार्ज होती है उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और सिग्मा से इसका नोटेशन बनाते हैं। इसके भीतर, बॉडी के भीतर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसके भीतर 0 होती है। इसके भीतर किसी भी छोटा सा एरिया ले लें, वहां पर चाहे सॉलिड मेटल हो और सेल हो, इसके भीतर चार्ज नहीं होता है, इसके भीतर चार्ज डेंसिटी नहीं होती है, वॉल्यूम डेंसिटी नहीं होती है। रो किस चीज का नोटेशन है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी इसके बाहर ही होगी। इस जो चार्ज, अगर हम लोग मेटल की बात कर लिया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी शेप में, अगर ये टेढ़े मेढ़े शेप में है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होंगी। किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो उस पॉइंट पर उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं। ये फीचर्स, रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर निगेटिवली चार्ज होती तो इनसाइड में होती, अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो इनसाइड होती। अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसके भीतर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बताया, लेकिन इसके प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इस पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पर जो पोटेंशियल होती है इसके इक्वल होती है। सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, किसी मेटल के सरफेस पर मौजूद पोटेंशियल की वैल्यू जितनी होती है, अगर सरफेस पर 30 वोल्ट है तो इसके इनसाइड हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट और 30 वोल्ट ही होगी। या यूं कह दें, इसके भीतर 2 पॉइंट ले लें, 2 पॉइंटों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी। किसी भी चार्ज बॉडी को इसके भीतर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। अगर हम किसी मेटल को लेकर के किसी एक्सटर्नल फील्ड में, मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड है, और फील्ड कहां से? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट साइड में होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई मैंने मेटल रख दिया, तो अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था तब कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अगर इस मेटल को, अनचार्ज मेटल बॉडी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे, चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, वह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होकर के इस साइड में आ जाएंगे, और इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण यह सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यह सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यह इंडक्शन इफेक्ट के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। इंडक्शन मींस हम लोगों ने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा नहीं किया,
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पर इलेक्ट्रॉन जो इसके भीतर इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे वो रैंडमली मूव ना करके अब सिस्टमेटिक हो जाएंगे। सिस्टमेटिक क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव प्लेट की ओर लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव प्लेट साइड में आ जाएंगे। यह सरफेस निगेटिवली हो जाएगा। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी निगेटिव होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी। अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस मेटल बॉडी को रख दें तो अगर कोई मेटल बॉडी सॉलिड है, चाहे हॉलो है, चाहे इसके भीतर कोई कैविटी है, तब भी अगर कैविटी होगी तब भी इसके भीतर कोई एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता है। अगर हम लोग इस कैविटी वाले मेटल बॉडी को चार्जिंग करें, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करें, तब भी इसके भीतर कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई अंदर चार्ज नहीं होगा। इसके भीतर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कैविटी की सरफेस है इस पर भी चार्ज डेंसिटी 0 होती है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। सारा चार्ज चार्जिंग कर देने पर आउटर सरफेस पर ही मौजूद रहता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से पढ़ते हैं। शील्डिंग मतलब कि अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। शील्डिंग का मतलब यही होता है। देखिए, कंडक्टर पढ़ने के बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स इसी इंसुलेटर को ही आप डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इंसुलेटर कौन से मटेरियल होते हैं, या इंसुलेटर का ही दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक। कंडक्टर आपने पढ़ा जिसमें यह बताया गया मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो आयंस चार्ज कैरियर होते हैं। इंसुलेटर फिर किसे कहेंगे? ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी मौजूद ना हो। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसी मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जिसकी डायरेक्शन, अगर इसमें कोई मेटल कंडक्टर जिसको कहते हो कंडक्टर रख दें तो इसके भीतर कोई फील्ड नहीं होता है। फील्ड जो है बाहर ही रहता है। अगर हम इसके भीतर बात करें तो ये एक्सटर्नल फील्ड EXT, और जितना भी एक्सटर्नल होता है उतना बड़ा ही हम इस लाइन को मैग्नीट्यूड के रूप में रिप्रेजेंट करके इतना ही इंटरनल बोलेंगे। इंटरनल क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में मूव कर जाएंगे और इधर पॉजिटिव साइड बन जाएगी, तो इसके भीतर भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। दोनों की वैल्यू बराबर और अपोजिट होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बनती है। मीन्स हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अगर हम बात करें, ये तो समझ गए कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल किसको कहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। अगर हम बात करें कि एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर जिसमें कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसके भीतर अगर यह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल की बात हो रही, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी बड़ी है, तो इसके भीतर पोलर और नॉन पोलर एक शब्द पढ़ने को मिलेगा। एटम को कहते हैं, कुछ एटम पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। उसके कारण इसके भीतर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। किसमें? इंसुलेटर मटेरियल में। तो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होने के कारण अब इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी।
इसके भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर और पोलर एटम किसे कहते हैं। पोलर, पहले नॉन पोलर, ऐसा एटम, मान लीजिए कोई एटम है, उस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसका सेंटर, पॉजिटिव पार्ट का सेंटर और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर अरेंज कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका सेंटर दोनों एक ही जगह हो, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह होता है तो वह नॉन पोलर एटम के नाम से पढ़ा जाएगा। नॉन पोलर एटम, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे मटेरियल नॉन पोलर होते हैं। लेकिन HCl की बात करें, HCl, हाइड्रोजन और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होता है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो एक पार्ट यह सिरा निगेटिवली, यह सिरा पॉजिटिवली पोल बन जाता है। ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर हो, वह एटम पोलर एटम के नाम से पढ़ा जाएगा। पोलर, अगर वह मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो पोलर एटम, और ऐसे पोलर एटम को कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल बन जाएंगे और इसका डाइपोल मोमेंट होता है, एक कांस्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है। यह एक एटम की बात कर दिया मैंने। अगर इसी तरीके से मेरे पास ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है मान लीजिए, और इसमें बहुत से एटम हैं, और वे एटम कैसे हैं? पोलर एटम है। पोलर एटम है। पोलर एटम समझ गए होंगे कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल होते हैं और दोनों एटम मिलकर के पोलर बनाते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। और एग्जाम्पल के रूप में वाटर वगैरह बहुत से ऐसे पोलर एटम का एग्जाम्पल मिलता है। अगर हम एक बॉडी जिसमें बहुत से पोलर एटम है लेकर के बात करें, तो ये टोटल एक एटम तो चार्ज है, इसके भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है इसकी अपनी, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये डाइपोल मोमेंट P कहते हैं। लेकिन एक मटेरियल जिसमें बहुत से नॉन पोलर आइटम है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऐसे रैंडम अरेंजमेंट होता है किसका? पोलर एटम्स का। थर्मल डिस्टरबेंस के कारण जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही अरेंजमेंट इनका डिस्टर्ब रहेगा और पूरा मटेरियल अनचार्ज पोजीशन में रहता है। पूरा मटेरियल अनचार्ज रहता है। लेकिन अगर इसी को किसी एक्सटर्नल फील्ड में, ये है आपका इंसुलेटर, और इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट के बीच में ये रखा हुआ है, ये इंसुलेटर है, बहुत से पोलर एटम हैं, आप जो एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जिसकी इंटेंसिटी E है और डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसमें आ जाने के कारण अब पोलर एटम पर एक टॉर्क लगेगा। वह टॉर्क इसको ओरिएंट करके, रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देगा। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। यह डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। सारे पोलर एटम ओरिएंट होकर के, घूम करके एक ही साइड में सज जाएंगे। अब पूरा बॉडी का एक कांस्टेंट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा और इसके भीतर यह सिरा निगेटिवली, ये निगेटिव सरफेस बन जाएगा, नेगेटिव सरफेस बन जाएगा, एक पॉजिटिव सरफेस बन जाएगा। इसके भीतर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। इसकी वैल्यू इसके कॉन्फ़िगरेशन, मटेरियल एटम के
टाइप के बदलने पर इंटेंसिटी इसकी अलग अलग होती है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन इसकी वैल्यू एक्सटर्नल फील्ड से कम होती है। रिजल्टेंट इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस करने पर आएगा और उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। इंसुलेटर हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? अगर ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटर है और इसके एटम पोलर हैं और इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जा रहा है, EXT एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म हम लोग पैदा करते हैं कैसे? दो प्लेट इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हैं ये, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के डाई के साइड में पैरेलल फील्ड लाइंस होंगी। इसके भीतर सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी होगी। इस फील्ड में अगर एक इंसुलेटर, ये क्या है? इंसुलेटर, इंसुलेटर रख दें, तब ये जो एटम हैं पोलर होंगे तो भी, नॉन पोलर होंगे तो भी, दोनों ही कंडीशनों में इसके जो इलेक्ट्रॉन अगर नॉन पोलर हैं तो इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर रिवॉल्व कर रहे थे इस साइड में आ जाएंगे। ये साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सबका बन जाएगा। इसके भीतर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। हर एटम एक पोलर एटम माना जाएगा, उसका अपना डायपोल मूवमेंट होगा। सारे डायपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में होने के कारण पूरे मटेरियल का नेट डायपोल मूवमेंट मिल जाएगा। इस मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम का जो डायपोल मोमेंट होता है, यूनिट वॉल्यूम का डायपोल मोमेंट ही पोलराइजेशन कहलाता है। यूनिट वॉल्यूम का नेट डायपोल मोमेंट। इसके भीतर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक्सटर्नल के अपोजिट होगी क्योंकि इसका सरफेस ये पॉजिटिव सरफेस बनेगा। इसका सरफेस डेंसिटी पोलर एटम का प्लस और सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी होगा और नेट अगर इसके भीतर निकालेंगे तो एक्सटर्नल में से इंटरनल फील्ड घटा देंगे तो नेट इंटेंसिटी मिल जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सटर्नल लगाए हुए हैं हम लोग उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो यह एक्सटर्नल इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर इस साइड में उसका खिंचाव बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन बढ़ाते बढ़ाते ये ऐसी मिल जाएगी कि इसका इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ करके बाहर निकलने की पोजीशन में आ जाएगा। वहां तक कोई एक कंडीशन रहेगी कि इंटेंसिटी को हम इतना रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन अब टूटने वाला है, उसकी सहन करने की वह आखिरी क्षमता होगी, वह उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है कि जिस स्ट्रेंथ तक, जिस पावर तक वह एक्सटर्नल फील्ड को सहन कर सके, वह उसका इलेक्ट्रॉन टूटने न पाए एटम से, वह लास्ट कंडीशन होगी और उसी कंडीशन को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और उस पोजीशन पर जो दोनों प्लेटों के बीच, इसके बीच में लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस पोटेंशियल से बढ़ा देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए उस कंडीशन में अप्लाई किया गया पोटेंशियल ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस के रूप के नाम से पढ़ा जाता है। तो दो बातें हो गई, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाते जाने पर इस इलेक्ट्रॉन पर एक खिंचाव बढ़ता जाएगा जिससे वह टूटने की कंडीशन में आ जाएंगे और जहां तक वह टूटने को रोके हुए है वो लास्ट कंडीशन की अब टूट जाएगा, उस कंडीशन को ही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उस कंडीशन में अप्लाई हुआ पोटेंशियल
ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से पढ़ा जाता है। चलिए बच्चों, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसको पढ़ते हैं। पहले इसको लॉजिकल मीनिंग समझते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिकल रूप में देखेंगे। जैसे हम लोग कोई जग ले लें, गिलास ले लें, ये जग ले लिया मान लिया, और इसमें पानी भरें, वाटर पानी भरते हैं। जैसे जैसे पानी आप डालते हैं, पानी बढ़ाते जाएंगे, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, अमाउंट, वैसे वैसे उस बर्तन में भरे हुए पानी का ग्रेविटेशनल लेवल बढ़ता जाएगा। पानी दुगुना कर देंगे, ग्रेविटेशनल लेवल डबल हो जाएगा। 3 गुना कर देंगे, 3 गुना लेवल चढ़ जाएगा। मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल लेवल। ये बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा आपको। लेकिन पानी डालते जाइए। क्या आप इस बर्तन में जितना चाहे पानी डाल सकते हैं? नहीं, उसकी भी एक लिमिट होगी, एक पावर होगी, एक क्षमता होगी कि इसके बाद अगर पानी डालेंगे, डालते डालते जब ये पूरा भर जाएगा, पूरा फुलफिल भर जाएगा, जितनी इसकी पावर होगी, उसके बाद अगर और पानी डालेंगे तो यह पानी इसमें से लीक होकर के बाहर गिरने लगेगा। समझ गए? बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है, उसको चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सोच लीजिए कि जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे चार्ज का लेवल यहां बोलना पड़ेगा। यहां वाटर का लेवल था, यहां चार्ज का लेवल। और चार्ज के लेवल का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? चार्ज के लेवल को। मीन्स जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसका लेवल उसी प्रोपोर्शनल में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है और लेवल जो है, लेवल को ही वी, पोटेंशियल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। चार्ज डबल, लेवल डबल, चार्ज ट्रिपल, लेवल ट्रिपल, ऐसा होता जाएगा। लेकिन फिर उसी तरीके से कि क्या जितना चार्ज चाहे उतना डाल देंगे हम? नहीं, उस चार्ज को भी धारण करने की, उसके अंदर समाहित करने की एक क्षमता होगी, एक पावर होगी, एक लिमिट होगी। उस लिमिट पर जब पहुंच जाएगा तो उससे ज्यादा अगर चार्ज डालेंगे तो फिर वही बात कहेंगे कि वह चार्ज उसमें से एटमॉस्फेयर में लीक होकर के गिरने लगेगा, लीकेज हो। तो वही मैक्सिमम पावर, कैपेसिटी उसी को कहते हैं, क्षमता उसी को कहते हैं कि वह मैक्सिमम क्षमता जहां तक वह चार्ज को अधिकतम रूप से धारण कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यह लॉजिकल डिफिनीशन हुई। मैथमेटिकल डिफिनीशन पर कैसे बात करेंगे कि यहां से आ जाइए हम लोग समझने के लिए। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी समझ में आ रहा होगा। जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके अगर इक्वल डालेंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इसी कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यह इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटा करके इक्वल डालेंगे तो C, और इसी C को ही बोल देंगे एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसको दूसरे रूप में अगर C की वैल्यू निकालें तो Q/V कह देंगे। तीसरी लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज क्या हुई? लॉजिकल डिफिनीशन। दूसरी कांस्टेंट के रूप में, इसी कांस्टेंट को कहेंगे। तीसरी डिफिनीशन कैसे बोलेंगे समझा करके कि किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज का अमाउंट और उस चार्ज के कारण उसके लेवल में, उसके पोटेंशियल में जो बढ़ोतरी या जो लेवल वो पोटेंशियल का हो जाता है, दोनों का रेशियो उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ा जाता है इसी रेशियो को। इस इक्वेशन से हमको यह नजर आ रहा है कि Q को बढ़ा दोगे तो C बढ़ जाएगा, मतलब कि C की वैल्यू Q और V पर डिपेंड करती है। नो, C की वैल्यू चार्ज पर और इस पर डिपेंड नहीं करती है।
यहां से समझिए कि यह जो है कैपेसिटेंस वह किस बात पर डिपेंड करती है, जो कंडक्टर है उसका शेप क्या है, साइज क्या है, किस एटमॉस्फेयर में रखा है। और एक बात, वो आइसोलेट है कि उसके चारों ओर और क्या कोई दूसरा कंडक्टर तो नहीं रख दिया गया, तो इस बात पर डिपेंड करती है। फिर से रिपीट कर लीजिए कि C की वैल्यू Q के अमाउंट पर V पर डिपेंड नहीं करती है। C की वैल्यू ओनली डिपेंड करती है जिस कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात हो रही है उसके शेप पर, साइज पर और मीडियम पर। प्रेजेंट मीडियम किस मीडियम में, एयर में है, वाटर में है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और वह आइसोलेट है कि उसके निकट कोई अन्य दूसरा कंडक्टर लगा है, रखा गया है। अगर कोई मेटल है, कोई कंडक्टर इसके बगल में दूसरा कंडक्टर रख देंगे तो भी इसकी कैपेसिटेंस इसके कारण बदल जाएगी, इस दूसरे का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो फिर से रिपीट कर देते हैं बात को कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है कंडक्टर के शेप, साइज, प्रेजेंट मीडियम और उसके चारों ओर कोई मौजूद दूसरे कंडक्टर मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। तो ये डेफिनेशन आपने 3 रूपों में पढ़ा। अब हम लोग आते हैं यूनिट पर। यूनिट ऑफ C, MKS यूनिट, MKS यूनिट, दोनों की यूनिट लगा दें, कूलम्ब बाई वोल्ट। कूलम्ब बाई वोल्ट का नाम रखा गया है फैराड, F से इंडिकेट करते हैं शार्ट में, फैराड। फैराड एक बड़ा यूनिट है, जनरली इसको माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड ऐसे लिखेंगे, 10⁻⁻6 फैराड के बराबर। 1 पिकोफैराड 10⁻⁻12 फैराड। तो ये बड़ा मात्रक होने के कारण इसके यूनिट को माइक्रो और पिको फॉर्म में ये प्रीफिक्स लगा करके यूज करके इसकी यूनिट को स्टडी किया जाता है। अगर हम कहें इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालिए तो सबसे पहले इसके यूनिट को चेंज कर दीजिए, यूनिट कूलम्ब बाई वोल्ट की जगह लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब, क्योंकि V बराबर होता है W/Q, जूल पर कूलम्ब। कूलम्ब कन्वर्ट होकर ऊपर गया, कूलम्ब स्क्वायर बाई जूल। कूलम्ब बराबर होता है Q = IT, आप जानते हैं, I एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड कूलम्ब स्क्वायर कर दीजिए बाई जूल। तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और इसको फंडामेंटल यूनिट में जूल को कन्वर्ट करेंगे, K = ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला kg मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए तो मीन्स बन गया kg⁻⁻1 मीटर पावर -2, सेकेंड पलट करके ऊपर चला गया, 4 पावर में हो गया सेकेंड, एम्पियर पावर 2। तो इस तरीके से यूनिट फंडामेंटल फॉर्म में आ गई। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला m-1 L-2 T4A2, ये डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का हुआ। अगर हम कहें 1 फैराड का कोई कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस 1 है, कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकल रूप में बोलिए कि अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैराड होगी। तो यह बात कंप्लीट हुई इस टॉपिक पर। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अभी हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें कि एक कंडक्टर केवल कहा, उस कंडक्टर का शेप साइज नहीं बताया। यहां कंफर्म कर दिया गया है कि वह जो कंडक्टर है किस शेप का है, स्फेरिकल है, स्फेयर है, कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है।
मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r मान लीजिए, r रेडियस का एक कंडक्टर है। अगर इसको चार्ज करेंगे, कंडक्टर जानते हैं, पढ़ के आए हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाए। अगर इसको चार्ज करें तो जो चार्ज दिया जाएगा वह टोटल का टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसका सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। इंटेंसिटी इसके सरफेस से बाहर की ओर ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सरफेस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होंगी। कब? जबकि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा तब। सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब ये जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली कही जाएंगी, सेंटर से आती हुई मालूम पड़ेंगी। ऐसा हमको इमेजिन होगा कि जैसे कि टोटल सरफेस का चार्ज जो है इसके सेंटर पे एक पॉइंट नुमा शेप में कंसंट्रेटेड या बना हुआ है। ये बना दिया आपने क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यू चार्ज मैंने दिया, मान लीजिए इस पर टोटल गिवन चार्ज की वैल्यू क्यू है, और इस चार्ज के कारण इस सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q बाई कैपिटल R। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल बॉडी, उसका पोटेंशियल। चूंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डिफिनीशन में पढ़ा है C की वैल्यू Q बाई V होती है। यहां V की वैल्यू अगर पुटअप कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q बाई R, Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यह पलटी मार करके 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू R, यह कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसमें ये वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, स्फीयर किस मीडियम में रखा हुआ है। मीडियम बदल देने पर इसकी वैल्यू बदलेगी। अगर मीडियम वही है, अलग अलग रेडियस का अगर कंडक्टर है, स्फीयर है, तो उस अलग अलग शेप के कंडक्टर की कैपेसिटेंस उसकी रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अगर एक रेडियस R1 का कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस C1 C2 हो तो यह इसकी वैल्यू R1 R2 के रेशियो के इक्वल होगी। अगर हम एयर में फॉर एयर आर वैक्यूम की बात करें, एयर वाला स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस C0 अगर करें तो इसके की एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R कहेंगे। और कोई फॉर एनी मीडियम अगर लेकर के बात करें, C से लिखें तो उसका फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू R। अगर इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दें, C बाई C0 कैलकुलेट करें तो सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के केवल K बचेगा। K होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यहां से K की डिफिनीशन आप फिर से फॉलो कर सकते हैं कि किसी मीडियम में रखे गए स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस और एयर में रखे गए उसकी कैपेसिटेंस का रेशियो उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा जाता है। यहां से चूंकि K की तो कोई यूनिट नहीं है, एक रेशियो है। एप्सिलॉन की यूनिट बता सकते हो। एप्सिलॉन होता क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका फैराड बाई मीटर यूनिट।
यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 फैराड पर मीटर। तो इतनी सफिशिएंट जानकारी हम लोगों ने लिया किसके बारे में? स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कंडेंसर और कैपेसिटर। नाम है टॉपिक का कंडेंसर और कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, मोस्ट आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर लें तो उसकी कैपेसिटेंस निश्चित होती है, उसके शेप साइज पर डिपेंड करती है। अब बात करें कि वह जो कंडक्टर है उसके शेप साइज में हम कोई चेंजिंग ना करें, कोई परिवर्तन ना करें, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम और निर्माण कर दें, कोई ऐसा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके अगल बगल कुछ और रख दें, एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में क्या हम चेंजिंग करें, क्या एडजस्टमेंट करें, क्या समायोजन करें कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, लेकिन शर्त कि उसके शेप साइज में कोई परिवर्तन ना हो। कोई कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इसका मतलब कि उसके चार्ज को और धारण करने की और ग्रहण करने की पावर बढ़ जाएगी और ज़्यादा चार्ज आएगा, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस कंडक्टर के शेप साइज में बिना चेंजिंग किए हुए हम क्या सिस्टम बना दें कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, लेकिन इसके शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। वही जो सिस्टम तैयार करते हैं उसी सिस्टम का नाम है कंडेंसर या कैपेसिटर। बोलिए, दोनों नामों से पढ़ते हैं, समझ गए? तो क्या करते हैं उसके लिए सबसे पहले किस बेसिक प्रिंसिपल पर यह बना हुआ है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कंडेंसर की डिफिनीशन है C = Q/V। हम बात कर रहे हैं कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, क्या चेंजिंग करें? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी कि चार्ज ज्यादा डाल देंगे। तो कैसे कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? एक ही तरीका है कि इसकी किसी तरीके से इसका पोटेंशियल कम कर दें। इसका पोटेंशियल अगर कम हो जाएगा तो निश्चित है कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा चार्ज इस पर स्टोर किया जा सकता है, उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यही बेसिक प्रिंसिपल है कि हम किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को किसी मेथड के द्वारा, इसके पोटेंशियल को किसी मेथड के द्वारा कम कर दें, तब उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। वह एडजस्टमेंट, वह सिस्टम जो बना, उसी सिस्टम का नाम कंडेंसर या कैपेसिटर पड़ा। अब क्या करते हैं, क्या करें? अब देखिए, जैसा यह कंडक्टर है इसी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप साइज का इसके पास में एक और कंडक्टर रख दें। अगर यह चार्ज करेंगे पहले वाले को, जिसकी की कैपेसिटेंस बढ़ाने की बात हो रही है, तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर फैलेगा। ये अंदर बना दिया, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसके अंदर चार्ज है, सरफेस की ही बात हो रही है। तो अगर ये है, इस पर चार्ज किया गया तो ये स्प्रेड कर जाएगा पूरे सरफेस पर, और पास में दूसरा कंडक्टर रख दोगे तो इंडक्शन इफेक्ट काम करेगा। इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है? इंडक्शन, अगर ये इसके निकट ये चार्ज बॉडी न होती तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल की तरह इधर उधर रैंडम थर्मल मोशन करते। लेकिन अगर ये चार्ज बॉडी इसके पास में रखी हुई है तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण इस बॉडी के द्वारा अट्रैक्ट होके इस साइड में आ जाएंगे और इसका इनर सरफेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरे सरफेस पर, जिसको कि आउटर सरफेस कह रहे हैं आप, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वह सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कंफर्म?
बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब इसके पोटेंशियल की बात करें, इसको आपने चार्ज नहीं किया है, क्या किया, केवल इसके निकट नजदीक ला दिया, और ला देने पर इंडक्शन इफेक्ट किसको कहते हैं, इसके प्रभाव से, इसके इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इनर सरफेस पे आ गए, नेगेटिवली सरफेस बन गया, पॉजिटिवली सरफेस बन गया। यही प्रोसेस, यही फेनोमेना इंडक्शन इफेक्ट पढ़ी जाती है। अब क्या हुआ, इसके पोटेंशियल की बात करें, इसका जो अपना पोटेंशियल होगा अपने चार्ज के कारण होगा, इसके नेगेटिव सरफेस के कारण इसका पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव सरफेस के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। लेकिन नेगेटिव जो सरफेस है पहले के पास में है, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू इस स्थान पर इसके ऊपर ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में, और चूंकि पॉजिटिव सरफेस इससे दूर है तो इसका जो फील्ड होगा, इसके कारण जो इसका इस जगह पर इसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप होगा वह कम होगा रिस्पेक्ट नेगेटिव के। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा, कुल मिलाकर के हम ये कह देंगे, रिजल्ट निकलेगा कि इसका पोटेंशियल पहले के मुकाबले घट जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में कह दें कि इसका अपना पोटेंशियल जो है +50 वोल्ट है, और इस नेगेटिव के कारण -30 वोल्ट, और इसके कारण प्लस के कारण +20 वोल्ट। अगर ये नहीं था, ये मेटल नहीं था, तो इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट था, लेकिन इसको ला दिया तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल कुल मिलाकर के अब कितना हो गया, 40 वोल्ट। मतलब कि अगर ये नहीं था तो 50 वोल्ट था, और यह रख दिया तो +40 वोल्ट हो गया। निश्चित कंफर्म हो गई बात कि इसका पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल घट गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो इसको और चार्ज दिया जा सकता है। यही सिस्टम कैपेसिटर कहलाया। अगर और एक प्रोसेस, एक चीज और इसमें करें कि इस दूसरे बॉडी को अर्थ कर दें, अर्थिंग कर दें, तो अर्थ एक बहुत ब्रॉड कंडक्टर होता है जहां बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आकर के इस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर देंगे या इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ये दूसरी बॉडी ओनली नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर ये +Q चार्ज है तो यहां टोटल माइनस चार्ज होगा, इस पर चार्ज खत्म हो जाएगा। अब यहां से और बात कीजिए, देखिए मजा आएगा कि +50 वोल्ट अपने चार्ज के कारण, माइनस सरफेस के कारण -30 वोल्ट, और प्लस वाला खत्म हो गया। अब इसका वोल्टेज कितना हो गया, 20 वोल्ट। बहुत ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत घट गया तो इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़ गई। यह सिस्टम अब कहलाया कैपेसिटर। तो यह कैपेसिटर का एक्सप्लेनेशन हुआ कि कैपेसिटर कहते किसे हैं, दो सेम शेप साइज के कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास में रखे होते हैं। एक को चार्ज के सोर्स से, बैटरी से चाहे जैसे चार्ज करोगे, तो दूसरे को जो कि अर्थिंग किया गया है, इस पर इंडक्शन इफेक्ट से अपोजिट और इक्वल चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यही टोटल सिस्टम, संरचना, स्ट्रक्चर कंडेंसर पढ़ी। देखिए अगला टॉपिक क्या है आपके सामने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप साइज का लेना है। अब हम कह रहे हैं कि जो कंडक्टर है वो प्लेट नुमा हो, रेक्टेंगुलर। दो प्लेट ले लीजिए, प्लेट मान लीजिए हम लोग लाइन खींच करके उसको ड्रा कर रहे हैं, लेकिन एक रेक्टेंगुलर प्लेट, मेटल प्लेट ले लीजिए, ए और बी नाम लीजिए। ये मेटल प्लेट है, आइसोलेटेड है, अर्थ से इसका टच नहीं है। अगर इसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ करके +Q चार्ज दे रहे हैं तो ये चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और इंडक्शन के कारण जो दूसरी प्लेट बी है
इसके इनर सरफेस पर अगर ये Q चार्ज इस पर है, टोटल चार्ज Q है और इसकी सरफेस एरिया A है और दोनों प्लेट बहुत एक दूसरे के पास में रखे होते हैं, डिस्टेंस D कह दीजिए, तो इस पर जब चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाएगा तो इंडक्शन के कारण दूसरे मेटल प्लेट जो कि सेम साइज और शेप की है, इसके इनर सरफेस पर उतना ही निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। जितना प्लस मैग्नीट्यूड में है वैल्यू है उतना ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा और इंडक्शन के कारण, और आउटर सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, -Q इधर +Q इधर। लेकिन दूसरी प्लेट को अगर अर्थ कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब दोनों प्लेटें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से चार्ज्ड हुई मिलेंगी आपको। यह चार्ज्ड हुआ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैपेसिटर का पिक्चर हुआ। हम जानते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं, गॉस थ्योरम में हम लोगों ने उसका डेरिवेशन किया है। अगर कोई प्लेट है और इस पर +Q चार्ज है, इसके निकट किसी पॉइंट पर इसके कारण जो इंटेंसिटी पैदा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू σ/ε0 के पढ़ रखा है, यह हम लोग जानते हैं। तो इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर बात करें, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें सबसे पहले, तो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर यूनिफॉर्मली पैरेलल फील्ड लाइंस बनेंगी, लेकिन इसके बिल्कुल टिप पर, सिरे पर जो फील्ड लाइंस होती है थोड़ा सा कर्व टाइप हो जाती हैं, लेकिन दोनों प्लेटों के भीतर बात करेंगे तो फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो इसके कारण डायरेक्शन इधर, इसके कारण इधर की ओर, ये गलत लिख दिया, 2 होता है, σ/2ε0 के होता है, तो हाफ मिल करके फुल वैल्यू बन जाएगी। तो प्लेटों के बीच में किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू σ/2ε0 के प्लस σ/2ε0 के मिलकर के σ/ε0 के, इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी। और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इस प्लेट की डेंसिटी होती है Q/A। इस पर कितनी चार्ज की वैल्यू है, इसका एरिया क्या है। अगर सिग्मा को रिप्लेस करना चाहें तो Q/ε0 KA, यह इक्वेशन बनेगी। और दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं। रिलेशन क्या? V = E × D। V क्या चीज होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट। E क्या है? इसके बीच में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो E की वैल्यू अगर हम यहां पुटअप कर दें तो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Q/ε0 KA × D, सेकेंड इक्वेशन। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेटों के बीच कैलकुलेट किया और रिलेशन बिटवीन V एंड E की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। हमको पता है कि इस पर कितना चार्ज है और इस इक्वेशन से पोटेंशियल पता कर लिया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C की वैल्यू Q/V होती है। V की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। V की वैल्यू पुटअप कर दें, Q/ε0 KA × D। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, यह कन्वर्ट होकर के ऊपर आ गया, तो C = ε0 KA/D। ε0 KA/D क्या मिल गया आपको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में जो ये मीडियम बात कर रहे हैं, के क्या चीज है, इसके बीच में जो भरा गया है
डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। अगर इस मीडियम को हटा करके वैक्यूम रख दें, फॉर वैक्यूम, फिर बात करें के की वैल्यू 1 पुटअप हो जाएगी, C0 लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन 0 A बाई डी। यह वैक्यूम और एयर कंडीशन, एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिलेशन है यह। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कह दीजिए। अब हम बात करें कि कोई भी कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो किन किन प्रॉपर्टी पर, किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कैसे बदला जा सकता है। तो 3 बातें, एप्सिलॉन 0 के को ही मिला करके एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं हम लोग। एप्सिलॉन होता क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम पर के पर डिपेंड करेगा, मीडियम बदल देने पर के बदल जाती है। एक एक पॉइंट पर रूल नंबर 1 ऐसे कर दें। रूल नंबर 1 किस पर डिपेंड करती है? सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। प्लेट की एरिया छोटी कर देने पर उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम, बढ़ा देने ज्यादा। तो C की वैल्यू A पर C1 बाई C2 इक्वल टू A1 बाई E2। ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, D पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D, रेसिप्रोकल, मीन्स C1 बाई C2 इक्वल टू D2 बाई D1, D2 बाई D1। रूल नंबर 3, C is directly proportional to K। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मेटीरियल। डाई इलेक्ट्रिक मेटीरियल को इंसुलेटर भी बोलते हैं। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की C1 बाई C2 इक्वल टू K1 बाई K2। अगर वह पहला मीडियम क्या मान लें हम लोग, वैक्यूम या एयर, तो C0 लिखेंगे और मीडियम के लिए C लिखेंगे 1 बाई K। K की वैल्यू C बाई C0। यह 3 रूल है जिस पर कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यह आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। हेलो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक चुना गया है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? 2 मेटल की प्लेटें होती हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखी होती हैं। मान लीजिए इनके बीच में एयर है या वैक्यूम है, तब इसको एयर कैपेसिटर बोलते हैं। एयर कैपेसिटर। इसकी अगर प्लेट जो है इसकी एरिया A हो, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D हो और इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया गया हो और हर एक प्लेट पर X प्लेट और Y प्लेट, इनको नाम दे दीजिए, इस पर प्लस Q चार्ज, और इंडक्शन के द्वारा जो दूसरी प्लेट है इस पर प्लस Q चार्ज, प्लस Q, और इंडक्शन के द्वारा जो दूसरी प्लेट है इस पर मान लीजिए माइनस Q चार्ज आ जाता है। तब इस चार्ज हो चाहे न चार्ज हो, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर आर कैपेसिटर, कुछ भी नाम दे दीजिए, C0 एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 A बाई डी, इसको कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। यह जो कैपेसिटेंस होती है ये चार्ज हो चाहे न चार्ज हो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर चार्ज है तब भी और नहीं चार्ज है तब भी। मान लीजिए इसके बाद इसको हमने Q चार्ज दिया तो इसका वोल्टेज V हो गया, तब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेशन होता है Q इक्वल टू CV C0V। यह एयर कैपेसिटर की बात हो गई। अगर कोई मीडियम भरा हुआ कैपेसिटर है, यह
कैपेसिटर है, इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम सबस्टेंस, पहला X दूसरा Y और इसका एरिया A, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। जो डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस इनके बीच में रखा गया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तब इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन 0 KA/D होती है। और एप्सिलॉन 0 A/D चूंकि C0 है तो C की वैल्यू KC0 K टाइम्स हो जाती है। अगर इसको चार्ज किया गया तो प्लस और माइनस प्लेटें बन जाएंगी, Q चार्ज किया गया और इसका वोल्टेज V, तब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेशन होगा Q = CV। CV के C की वैल्यू K टाइम्स है, इसकी जगह अगर लिख दें KC0V तो C0V यहां था, K टाइम्स हो जाएगा चार्ज। पहले के मुकाबले जो चार्ज था और मटेरियल भर देने पर जो चार्ज आया, कैलकुलेट करने पर K टाइम्स दिखाई दे रहा है, या इसकी जो कैपेसिटेंस है वह K टाइम्स है। इसी बात को हमको इस टॉपिक में समझना है कि K टाइम्स आखिर हो क्यों जाता है। तो देखिए, ये मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल प्लेटें हैं, इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। हर एटम को ऐसे ऐसे दिखा दीजिए, यह डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस का एटम है। चाहे यह एटम पोलर हो और नॉन पोलर हो, पोलर होगा तो एक एटम का साइड नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पर नहीं होता है। ऑलरेडी पहले से पोलर हो सकता है या नॉन पोलर एटम हो सकता है, लेकिन अगर इस एटम को इस चार्ज कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में रखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू E मान लीजिए और डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट X से नेगेटिव प्लेट Y की ओर। अगर वो नॉन पोलर होगा तब भी कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच में रख देने पर इस एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर टेंड कर जाएंगे। यह सिरा नेगेटिव बन जाएगा, दूसरा सिरा पॉजिटिव बन जाएगा। हर एटम इस तरीके से पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड न होने के कारण चारों ओर रिवॉल्व करने की उनके अंदर आजादी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाने के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव प्लेट के द्वारा अट्रैक्ट होकर के इस किनारे कंसंट्रेट हो जाएगा। यह किनारा नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। मींस अगर नॉन पोलर होता तब भी यह एटम पोलर बन जाता। यह पोलराइजेशन का इफेक्ट हुआ। इस तरीके से आप देखेंगे जो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, फुलफिल जो इन दोनों प्लेटों के बीच में है, उसकी यह प्लेट नेगेटिव प्लेट बन जाएगी, यह प्लेट पॉजिटिव सरफेस बन जाएगा और इनके भीतर भी इस मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के भीतर पोलराइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन इन दोनों प्लेटों की द्वारा उत्पन्न हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। E1 कह दीजिए यह E2। E1 क्या है? जो मेटल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो दो मेटल प्लेट चार्ज हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 और पोलराइजेशन के कारण डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन का जो घटना हो गई उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में E2 पैदा हो गया। अब दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर ये मटेरियल नहीं होता तब तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी और मटेरियल रख देने पर E बन गई और इसकी वैल्यू पहले से कम हो गई। चूंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन पढ़ते हैं V इक्वल टू E इंटू डी। चूंकि मटेरियल रख देने पर यहां पर E की वैल्यू घट गई, E की वैल्यू घट गई तो वोल्टेज की वैल्यू घट गई। दोनों प्लेटों के बीच जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस था वह घट गया और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी C इक्वल टू Q बाई V होता है। V घट जाने के कारण ये जो कंडेंसर है, कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये लॉजिकल डेफिनेशन हुई कि दोनों प्लेटों के बीच मटेरियल रख दीजिए, मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट डायरेक्शन अब पहले के मुकाबले कम हो गई, E की वैल्यू कम हो गई तो V भी कम हो गया, V कम हो गया तो C बढ़ गया। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हुआ किस बात का कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के घट जाने से, वोल्टेज के घट जाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। इस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत से कैपेसिटर्स हैं, उनको जोड़ करके एक रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। दो तरीके से कॉम्बिनेशन इनको जोड़ा जा सकता है। पहला है कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए कि बहुत से आपके पास कैपेसिटर हैं, कैसे उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्या पहचान है, कैसे हम समझेंगे। मेरे पास एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी प्लेटों के एरिया, उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच भरे हुए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो अलग अलग तीन टाइप के हैं, मान लीजिए C1, C2, C3। इसकी पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, दूसरे कैपेसिटर की पहली, दूसरी, तीसरे की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। इनको इस तरीके से जोड़िए कि पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को इलेक्ट्रिकल सोर्स से, जहां से हमको चार्ज देना है, उससे जोड़ दीजिए और इसकी दूसरी प्लेट, पहले कंडेंसर की दूसरी प्लेट को अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दीजिए, इसकी दूसरी प्लेट को अगले के पहली प्लेट से जोड़ दीजिए और इसको लास्ट को अर्थ कर दीजिए, या किसी बैटरी की दोनों प्लेटों के बीच भी जोड़ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन की, इसकी दूसरी प्लेट अगले की पहली, दूसरी अब पहली से जोड़ करके एक लाइन में सीधी बना दे तो यह कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इलेक्ट्रिकल सोर्स से अगर इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यह प्लस क्यू चार्ज इसकी प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाएगा और बाय इंडक्शन इफेक्ट, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इफेक्ट के द्वारा इसकी अगर ये क्यू चार्ज हुआ, प्लस क्यू चार्ज हुआ तो उतना ही चार्ज इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट की इनर सरफेस पर पैदा होगा और बाहरी सरफेस पर जो चार्ज प्लस क्यू आएगा वह आगे वाले, चूंकि इसका पोटेंशियल जीरो है, इस पर मूव कर जाएगा। इस तरीके से इस पर माइनस क्यू चार्ज और इस पर प्लस क्यू, फिर इंडक्शन के द्वारा इसको चार्ज नहीं देते हैं, केवल इंडक्शन इफेक्ट के कारण दूसरी प्लेट सेम वैल्यू से चार्ज हो जाती है। तो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और इसका जो प्लस है वह पृथ्वी में चला जाता है। इस तरीके से आप रिजल्ट क्या देखेंगे कि अगर बहुत से कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो हर एक प्लेट, सभी प्लेटों पर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। Q, 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 सब पर वैल्यू बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको याद रखिए कि सीरीज में जुड़े हुए एवरी कैपेसिटर की एवरी प्लेट पर इलेक्ट्रिकल चार्ज इक्वल होता है। लेकिन Q इक्वल टू CV रिलेशन आप जानते हैं, इससे V की वैल्यू अगर बात करें तो Q बाई C, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, नहीं बदलेगा, तो आखिर पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी कैपेसिटेंस में रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि जो कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी होगी उसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। इसका मतलब कि इनकी दोनों प्लेटों के बीच
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। इस बात को फिर से बात कर लीजिए कि सीरीज में जुड़े हुए जितने भी कैपेसिटर होते हैं, अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, इन पर चार्ज तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। किस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, उल्टा रिलेशन बोलेंगे। तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात हुई। तो अब इसके रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है, मतलब जो तीनों मिलकर के काम कर रहा है, अगर इक्वल एक कैपेसिटर लगा दें और इसी जैसा काम करे, इसी जैसा काम करने का मतलब कि इस पर क्यू चार्ज दिए हैं तो इस पर भी क्यू चार्ज आ जाए और इस पर माइनस हो, तो इसकी जो कैपेसिटेंस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है उसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलेंगे और इसकी जो सी की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी। सी, इस पर चार्ज क्यू होगा और टोटल वोल्टेज भी। अब चूंकि जानते हैं कि V1 V2 यहां वोल्टेज अलग अलग है, हम कहें कि इस पॉइंट X और इस पॉइंट Y के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप कह देंगे तीनों को टोटल कर दीजिए। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल यहां V1 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो टोटल 10 प्लस 20 प्लस 30 टोटल कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई के बीच में बन जाएगा। अब V क्या है? एक इन तीनों के रिजल्ट में जो सिंगल काम कर रहा है कैपेसिटर, जो कल्पना किया जाए, सोचा जाए कि इन तीनों को मिलाकर के एक सिंगल होता, वही काम करता जो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहां पर V की वैल्यू निकालेंगे तो Q बाई C, और फर्स्ट के लिए अगर बात करेंगे V इक्वल टू Q बाई C होता है। फर्स्ट के लिए V की जगह V1, Q की जगह Q ही रहेगा, C की जगह C1। चारों क्वांटिटीज की वैल्यू रख देते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। Q बाई C फर्स्ट के लिए Q बाई C1, Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कैंसिल आउट, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। यह सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत से कैपेसिटर हों और उनकी कैपेसिटेंस पता हो तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पता करने का फार्मूला हो गया। इस रिलेशन से हम क्या रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट पर बात कर लें फिर से। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C की वैल्यू आएगी, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा कैलकुलेट करके आएगा। अगर ये 3, 5, 7 का फैराड माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड का, 5 माइक्रोफैराड, 7 माइक्रोफैराड, 3 वैल्यूज के कैपेसिटर होते, तो इन तीनों को जोड़ने पर जो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू 3 से भी छोटी होगी। पहली बात। दूसरी बात, Q सेम होता है, ये C छोटा होगा, Q सेम होता है, V सभी की दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग होता है, जिसका C कम होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये बात हुई कॉम्बिनेशन इन सीरीज। किसका? कैपेसिटर का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का सीरीज में कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। पहला सीरीज में कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद दूसरा दूसरा कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल में कैसे? मेरे पास 3, मान लीजिए 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 लेकर के बात करिए कि 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है, इनके शेप साइज अलग अलग होने के कारण इनके C की वैल्यू अलग अलग है। इनकी पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। अगर पहली प्लेटों को किसी एक पॉइंट से
एक जगह कनेक्ट कर दें, सबकी पहली प्लेट एक पॉइंट x मान लीजिए इससे कनेक्ट की गई है और दूसरी प्लेटों को एक जगह कनेक्ट किया गया है, यहां पर कनेक्ट कर दिया y पॉइंट पर। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर की पहली प्लेट एक निश्चित पॉइंट से और दूसरी प्लेटें एक निश्चित पॉइंट से जुड़ी होती हैं। अब अगर इनको चार्ज करना है, सर्किट में यूज करना है, मान लीजिए कि यहां से प्लस क्यू चार्ज भेज रहे हैं, जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक सोर्स से आगे बढ़ेगा, यहां से बढ़ने के बाद ये तीन रास्तों में बट जाएगा, Q1, Q2, Q3। चूंकि यही चार्ज तीन पार्ट में बटा है, इसलिए Q की वैल्यू इन तीनों चार्जों के सम के इक्वल होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम क्या पाएंगे रिजल्ट कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर हैं, इनकी हर एक प्लेट पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है। चार्ज की वैल्यू अलग अलग, Q1, Q2, Q3, लेकिन दोनों ही प्लेटें एक ही कॉमन पॉइंट्स जुड़ी हुई हैं, तो इसका पोटेंशियल इसके द्वारा यही पॉइंट है, तो पोटेंशियल कॉमन है। इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, सभी कंडेंसर की दोनों प्लेटों पर, सभी कंडेंसर जितने भी होते हैं, दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है। क्योंकि आप जानते हो Q इक्वल टू CV, इसमें कांस्टेंट क्या है V, तो इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो उस कंडेंसर की प्लेट पर चार्ज ज्यादा होगा जिसके C का मान ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, उसकी प्लेटों पर इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर जो होगा वह अधिक होगा। अब इसकी प्लेट को अर्थ कर दीजिए, इसको तो आपने इलेक्ट्रिकल सोर्स से चार्ज किया, लेकिन इंडक्शन मेथड से ये दूसरी प्लेट अपोजिटली चार्ज हो गई। आउटर जो प्लस था अर्थिंग के कारण अर्थ में चला गया। ये बातें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब अगर ये जो तीनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर की बात करें जो कि इसके बराबर काम कर रहा हो, प्लस क्यू चार्ज इसको दें, CVQ ये बात करें तो Q इक्वल टू CV इसके लिए, और इसके लिए तीनों में रिलेशन Q1 इक्वल टू C1V। ये जो रिलेशन होता है तीनों फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन होता है। कैपेसिटेंस की डिफिनीशन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है वही पढ़ के आए हैं। दूसरे के लिए Q2 इक्वल टू C2V, सारी वैल्यूज इसमें रख दें। Q की जगह क्या रखें? CV। C क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच में, यहां भी कॉमन है, वही वैल्यू वहां भी है। Q1 C1V, C2V, C3V, V कैंसिल आउट, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू, इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट क्या है? जो C का मान है, अगर ये 3, 5, 7, 3, 5, 7 वैल्यूज के होते कैपेसिटेंस, तो रिजल्टेंट जो C होता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी होती है तो उनको पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं, और जब हमको बहुत बड़े बड़े कैपेसिटेंस मिलते दिए हो और छोटे वैल्यू की आवश्यकता हो तब उनको सीरीज में जोड़ते हैं। तो C की वैल्यू इनमें जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा होता है। अगला पार्ट Q जो है अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, V कॉमन होता है। यह बात हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता होना चाहिए। यहां और फिर से पढ़ लें कि यहां से आ रहा है चार्ज, तीन पार्ट में बटे और फिर तीनों से चार्ज आकर के लाइनें मिलकर के जुड़ जाएं। यहां चार्ज बटे और जुड़े, मतलब पहली प्लेटें एक पॉइंट से, दूसरी प्लेटें एक पॉइंट से जुड़ी होंगी, तभी वो कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा जाएगा। चलिए बच्चों अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक मेरे पास कंडेंसर है, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का एरिया A है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। अगर इसको चार्ज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ करके प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब कहेंगे कि एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे इस एनर्जी को, तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी को, जैसे चार्ज बॉडी है, उसको चार्ज करने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। तो हम लोग एनर्जी निकालने का मतलब क्या निकालेंगे? वर्क डन की वैल्यू। चूंकि किसी भी बॉडी को थोड़ा सा चार्ज देने पर थोड़ा वर्क, और ज्यादा चार्ज दोगे तो और वर्क, और चार्ज दोगे तो और वर्क, चूंकि ये वर्क धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और सारे वर्क का सम कर देने पर नेट वर्क मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को फार्मूले का डेरिवेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड से करना इजी रहता है। तो मान लीजिए मैंने एक कंडेंसर लिया जिसकी कैपेसिटेंस C है और इसको Q चार्ज दे देने पर इसकी दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह V हो गया। तब Q चार्ज देने के बाद एडिशनल चार्ज dQ, मान लीजिए एडिशनल चार्ज देने में dQ, थोड़े से अमाउंट को देने में थोड़ा सा वर्क जो है उसकी वैल्यू स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन गिविंग an additional charge dq, स्मॉल वर्क डन। हम लोग V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनीशन में W इक्वल टू वी क्यू पढ़े हुए हैं। इस रिलेशन का यूज करके स्मॉल वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। dW इज इक्वल टू वी डी क्यू, स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू वी डी क्यू, रिलेशन 1। अगर हमको जीरो चार्ज से Q चार्ज तक चार्ज करने में टोटल वर्क डन बाय इंटीग्रेशन मेथड, टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज फ्रॉम 0 to Q, टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज फ्रॉम 0 से Q तक टोटल वर्क की वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन मेथड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो सिंबल है सम का ही सिंबल होता है और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 0 to Q V D Q, चूंकि Q इक्वल टू CV होता है और इससे V की वैल्यू अगर निकालेंगे तो Q बाई C कैलकुलेट हो जाएगा। 0 to Q और V को रिप्लेस कर दीजिए Q बाई C dQ। C कांस्टेंट है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है वैल्यू, तब C इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा। 0 to Q dQ बाई Q, नहीं Q dQ मिलेगा, 1 बाई C बाहर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन Q² बाई 2
एक पावर जोड़ करके उसी से डिवाइड कर दिया जाता है और बड़ा ब्रैकेट लगा करके लिमिट पुटअप कर देते हैं 1/c q² q² बाई 2। तो फॉर्मूला बन गया ½ q²/c। यह वर्क डन की वैल्यू आ गई। चूंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a charged capacitor। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका नोटेशन कैपिटल यू होता है, चार्जिंग करने में टोटल वर्क जो होता है, वर्क की वैल्यू ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। और यहां हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों प्लेटों के बीच में यह पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में मौजूद रहती है। टोटल वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ½ q²/c। चूंकि हम लोग जानते हैं q = cv होता है, अगर q को cv से रिप्लेस करेंगे c² v², एक से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ½ cv² बन जाएगा। और cv को q से v को 2 बार कर दीजिए, v × v, cv जो है cv q से रिप्लेस हो जाएगा तो तीसरा रूप ½ qv बन जाएगा। यह पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। चूंकि छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में वर्क डन को कैलकुलेट करके टोटल वर्क डन निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट किया W = VQ से DQ, एडिशनल Q चार्ज देने के बाद एडिशनल चार्ज जो था, एडिशनल चार्ज DQ को केवल इतना चार्ज देने में स्मॉल अमाउंट वर्क डन W = dW = VdQ बाय इंटीग्रेशन मेथड टोटल वर्क डन इन गिविंग टोटल चार्ज फ्रॉम 0 to Q इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू आ गई। और चूंकि वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया q²/c। और q को cv से रिप्लेस किया, c² v², c कैंसल आउट cv², और cv को q से रिप्लेस करेंगे तो ½ qv। इस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में डेवलप है उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगला टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। किसकी एनर्जी डेंसिटी? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें कि मेटल की प्लेटें होती हैं। हर प्लेट का एरिया मान लीजिए A है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। इनके बीच जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल की है। इसको चार्ज किया गया तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो गई। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हम लोग समझते हैं। तब ये जो अगर हम कहें कि ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस क्या है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं C = ε0 Ka/d। इसकी कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। अगर हम लोगों ने इसको चार्ज कर दिया तो दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो चुकी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस टॉपिक से पहले अभी हम लोगों ने उस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया, डिराइव किया है ½ q²/c। ½ q²/c कई रूपों में था, ½ cv², ½ qv। इस 3 रूपों में फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी
दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच का वॉल्यूम हम कहें वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, तो एरिया इंटू डिस्टेंस, ए इंटू डी। यह इस वॉल्यूम में एनर्जी की वैल्यू यह है। तब एनर्जी डेंसिटी क्या हुई? यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम ही एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का नोटेशन स्मॉल यू। टोटल एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वॉल्यूम में स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो गई, और इसी यूनिट वॉल्यूम में मौजूद एनर्जी का नाम ही एनर्जी डेंसिटी है। हम लोग वैल्यू लगा देते हैं, कैलकुलेशन करके कम वैल्यू मिल जाएगी। हाफ CV स्क्वायर बाई ए इंटू डी। सी की वैल्यू यहां से पुटअप कर दीजिए, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ सी क्या है? एप्सिलॉन 0 के ए बाई डी, एप्सिलॉन 0 के ए बाई डी सी की वैल्यू। और हम लोग जानते हैं अगर इसके दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो V और E में रिलेशन होता है V इक्वल टू E इंटू डी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन V इक्वल टू E इंटू डी। V की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे E इंटू डी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया बाई ई डी। केवल सिंप्लीफाई करना है आपको। हाफ एप्सिलॉन 0 के ए बाई डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई ए डी। ए से ए कैंसिल आउट, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट आप फाइंड आउट कर लें, एप्सिलॉन 0 के ई स्क्वायर। यह एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है फॉर वैक्यूम। अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम है, फॉर वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 पुटअप कर दीजिए, यू फाइंड आउट हो गया हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। यह एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन अब हम लोगों को कंप्लीट मिला। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या नाम है इसका? एनर्जी चेंजिंग ऑफ कैपेसिटर ऑन फिलिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन ए कैपेसिटर। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मान लीजिए दोनों के प्लेटों के बीच में एयर है, तब इसको एयर कैपेसिटर हम लोग नाम देंगे, एयर कैपेसिटर। इसकी प्लेट की एरिया A है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, और इसको बैटरी से जोड़ करके, मान लीजिए बैटरी मैंने लगा दिया और बैटरी से जोड़ करके इसको चार्ज किया जा रहा है। इसकी जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस Q चार्ज एज्यूम कर लीजिए, और ये दूसरी जो प्लेट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी थी उस प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ गया। दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इसके भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो गई। यह एयर मेरे पास कैपेसिटर है। सबसे पहले अगर हम कहें इस एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, तो C0 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 A बाई डी रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। इसकी दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चार्ज पहले कह दीजिए, चार्जिंग मैंने कितना, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना चार्ज मैंने दिया दोनों प्लेटों को, Q0 मान लीजिए। Q0 इसलिए कहा कि एयर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, 0 लगा के इंडिकेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज Q0 दिया और इसके कारण
स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेटों के बीच आया वह V0 आया। तीनों में रिलेशन अब कहें Q0 इक्वल टू C0 V0, Q इक्वल टू CV, और दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ Q स्क्वायर बाई C, 0 0 लगा दीजिए, हाफ CV स्क्वायर 0 0 लगा दीजिए एयर के लिए, हाफ QV। यह एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके दोनों प्लेटों के बीच में जो एयर था अब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरूंगा, लेकिन भरने के दो तरीके होंगे। एक मेथड पहला तरीका और दूसरे तरीके से दूसरा तरीका कैसे भरूंगा। पहले जो मैं भरूंगा, दोनों प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें बैटरी से जुड़ी हैं, बैटरी जुड़ी रहने देते हैं और बैटरी जुड़ी रहने के बाद जुड़ी रखते हुए दोनों प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने भर दिया। बैटरी जुड़ी है, एयर को हटा करके मटेरियल भर दिया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि मैं चार्ज कर चुका हूं कैपेसिटर को, बैटरी हटा दिया, बैटरी को हटा करके फेंक दिया, अब मेरे पास बैटरी नहीं है, क्या बचा हुआ है, चार्ज कैपेसिटर, चार्ज एयर कैपेसिटर मेरे पास मौजूद है, जिस पर कि चार्ज Q0 था प्लस Q0। अब बैटरी हटाने के बाद ये जो चार्ज मिला है इसकी दोनों प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहा हूं। यहां बैटरी हट चुकी है, यहां बैटरी जुड़ी है, ये भी चार्ज था, ये अब हमको बात क्या करनी है, इस टाइप से जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे तब उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, रिलेशन क्या बनेगा, एनर्जी, इन्हीं टॉपिक पर हमको बात करना है दोनों केसेज में। अगर बैटरी जुड़ी है तो क्या ध्यान देना है, जो पोटेंशियल होता है, चूंकि बैटरी का पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, इसका ईएमएफ जो होता है, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का टोटल वोल्टेज, दोनों प्लेटों के बीच स्टेबल अवस्था में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वही होता है। मींस अगर बैटरी जुड़ी है तब एयर चाहे मटेरियल भरा हुआ कंडेंसर हो, उसका पोटेंशियल V0 के बराबर होगा। यह आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। यहां पर क्या याद रखना है कि बैटरी हट चुकी है तो उसके ऊपर जितना चार्ज था, अब चार्ज को हम लोग हेर फेर नहीं कर रहे हैं, इस केस में जो Q आएगा वह Q0 के इक्वल रहेगा, कि मींस अब मटेरियल भर दिए हैं और चार्ज कंडेंसर के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में मटेरियल भर रहे हैं, तब उस पर जो चार्ज रहेगा, चार्ज चूंकि हम लोग और देने का रास्ता हटा दिए हैं तो चार्ज चाहे मटेरियल वाला हो चाहे एयर वाला हो, यहां चार्ज इक्वल रहेगा। इस केस में चार्ज बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, कैपेसिटी बदल जाएगी। सी कैसे निकालेंगे, सी का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं, एप्सिलॉन 0 KA/D। चूंकि एप्सिलॉन 0 A/D C0 है, इसको KC0 लिख सकते हैं, KC0। एक बात, चार्ज, अब चार्ज क्या होगा, चूंकि Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV और C की वैल्यू KC0 और V V0 के इक्वल है, और C0 V0 जो है Q0 है, C0 V0 Q0, तो K Q0 रिलेशन बन गया। मींस अगर बैटरी जुड़ी है तब मटेरियल भर रहे हैं, तब उसकी दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा एयर की अपेक्षा K टाइम्स इतने गुना और ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और एनर्जी U की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहां पर हम किसी भी रिलेशन से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर से लेकर आगे बढ़ते हैं, हाफ C की जगह लिख देंगे KC0,
वी जीरो को इक्वल ही रहेगा और हाफ सी जीरो वी जीरो हाफ सी वी स्क्वायर यू जीरो है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे के यू जीरो। मीन्स बैटरी जुड़ी है तब उसकी प्लेट पर जो चार्ज है वो के टाइम्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर बैटरी हटा दिए हैं तो बैटरी हटी हुई है तो Q सेम रहेगा और C की वैल्यू C इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के ए बाई डी हो जाएगी और यह के C0 के इक्वल होता है क्योंकि एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी को C0 से रिप्लेस कर दिया तो K टाइम्स उसकी कैपेसिटी हुई। इलेक्ट्रिक चार्ज सेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू फाइंड आउट करें। V Q बाई सी, Q की जगह क्या लिख देंगे Q0, C की जगह क्या लिख देंगे K C0 और Q0 बाई C0, Q0 बाई C0 V0 बाई K। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है 1 बाई K टाइम्स मिलेगा, घट जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और एनर्जी की बात करिए U, यहां पर क्या कांस्टेंट है Q कांस्टेंट है। इस रिलेशन से लेकर के आप बात करिए हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ Q सेम रहेगा Q0 की, C की वैल्यू के C0 और Q स्क्वायर बाई C0, Q स्क्वायर बाई C0 Q0 स्क्वायर बाई U0 मीन्स U0 बाई K। यह बाद में बैटरी हटा देने के बाद मटेरियल भर दें तब उसकी चेंजिंग क्या होगी, एनर्जी में चेंजिंग 1 बाई K टाइम्स हो जाती है। अगर बैटरी जुड़ी रहती है तो K टाइम्स होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, यह जो है हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। इस तरीके से यह टॉपिक, यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को 2 वीडियो में पढ़ा है और बहुत अच्छे से स्टडी किया। अगर मेरे वीडियो को बढ़िया से पढ़ेंगे, ध्यान लगा के पढ़ेंगे, फंडामेंटली बिल्कुल आपका दिमाग क्लियर रहेगा। धन्यवाद।